फिल्म की शुरुआत 1956 में फ्रांस के टस्कॉन में होती है, जब जैक्स नाम का एक लड़का चर्च में आता है और फादर नॉरेट उससे वाइन लाने के लिए कहते हैं। फिर वे चर्च में अपना डेली वर्क करते हैं, जिसके बाद जैक्स वाइन रखने के लिए बेसमेंट वापस चला जाता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे वहाँ एक फुटबॉल दिखाई देती है। वो उस बॉल को डार्क रूम की ओर किक करता है और जब उसे वहाँ से कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो उस रूम की ओर बढ़ने लगता है। अचानक वाइन की बोतल टूट जाती है, जिससे जैक्स डरकर भाग जाता है और फादर को बताता है कि वहाँ कोई है। तभी उन्हें चर्च से कुछ शोर सुनाई देता है, इसलिए वे चेक करने के लिए अंदर जाते हैं और फादर कहते हैं कि वो जो भी है और उसके आने का कारण जो भी हो, वो भगवान के घर में हो और भगवान उस पर नजर रख रहे हैं। अचानक दो आंखें अंधेरे में चमकती हैं। फादर नॉरेट को हवा में उठाया जाता है, आग लगा दी जाती है और जलाकर मार दिया जाता है, जबकि जैक्स प्रिस की मालों को पकड़े हुए देखता ही रहता है। फिर हम सिस्टर आयरिन को देखते हैं, जो अब इटली में एकांत प्रिय लाइफ जी रही है। मदर सुपीरियर उसे बताती है कि डेब्रा हर दिन नई मुसीबतें खड़ी करती है। आज उसने कन्फेशन में भी जाने से इनकार कर दिया। आयरिन फिर सिस्टर डेब्रा के पास जाती है, जहां डेब्रा उसे बताती है कि उसका परिवार मिसिसिपी से है, लेकिन जब वो 4 साल की थी तो कुछ गोरे लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया था और उनका घर जला दिया। उसके बाद उसके भाई सेना में शामिल हो गए और उसके पिता को लगा कि उनके बेटे देश की सेवा कर रहे हैं तो उनकी बेटी को भगवान की सेवा करनी चाहिए। बाद में मदर सुपीरियर सभी नन्स को सेंट कार्ता चर्च की कहानी सुनाती है कि कैसे डेमन ने वहाँ एक एक करके सभी नन्स को बेरहमी से मार डाला और उनके विश्वास को तोड़ने के लिए उनका ही रूप धारण कर लिया। इसके बाद वेडिकन ने डेमन को मारने के लिए एक प्रीस्ट और एक नन को भेजा। उन्होंने जीसस के खून का उपयोग करके उसे रोका और वे दोनों जीत कर लौटे। फिर प्रीस्ट को बिशप बना दिया गया और नन का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। फिर हम मॉरिस को देखते हैं, जो फ्रांस के बोर्डिंग स्कूल में काम करता है, जहां उसने सोफी नाम की एक यंग आयरिश लड़की के साथ उसकी माँ केट से दोस्ती की है, जो कि एक टीचर है। बाद में सोफी उसे एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट देती है, जो उसने स्पेशली उसके लिए बनाया था, लेकिन एक लड़की ब्रेसलेट छीन लेती है और सोफी का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। और जब मॉरिस उसे इसे वापस देने के लिए कहता है तो वो कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो सिर्फ एक नौकर है। मॉरिस उससे कहता है कि वो नौकर होने के बावजूद वो जानता है कि उन्हें सभी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए। तभी मैडम लॉरेंट वहाँ आती है और सभी को अपनी क्लास में जाने के लिए कहती है और मॉरिस को बताती है कि उनके कमरे में फिर से कॉकरोच है, जिस पर मॉरिस ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो अभी जाकर देखेगा। बाद में एक डिलीवरी गर्ल क्रॉसेस देने के लिए बोर्डिंग स्कूल में आती है। वो स्टोर रूम में सामान रखकर वापस जा ही रही थी, तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वो चेक करने के लिए अंदर जाती है और मॉरिस को अजीब हरकतें करते हुए देखती है और जब वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है तो वो अचानक उसकी ओर देखता है, जिससे वो डर के मारे गिर जाती है। इसके बाद उसका सामना डीमन नन से होता है, जिससे डरकर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और नन उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देती है। उस रात बाद में मदर सुपीरियर आयरिन को बताती है कि कोई उससे मिलने आया है। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और जब आयरिन नीचे आती है तो मॉरिस को वहाँ देखकर चौंक जाती है। वो उसे बचाने के लिए कहता है और एक डीमन में बदल जाता है और अचानक आयरिन अपनी नींद से जाग जाती है। अगले दिन कार्डिनल उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि कुछ डिस्टर्बिंग घटनाएं घटी हैं। हंगरी के एक गांव में 90 साल की एक नन ने चर्च की सीढ़ियों पर खुद को गोली मार ली। ऑस्ट्रिया में क्रिसमस प्रार्थना सभा के दौरान एक पादरी ने माला से अपना गला काट लिया और इटली में नन बनने आई एक लड़की ने फांसी लगा ली। वो उसे बताता है कि पैटर्न के अनुसार डीमन वेस्ट में यूरोप की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसकी जड़ें रोमानिया से जुड़ी हुई हैं। वो उनसे पूछते कि क्या उन्होंने फादर बग से बात की, जिस पर कार्डिनल कहता है कि वो मर चुका है और अब केवल वो बची है जिसने उस डीमन का सामना किया है, इसलिए चर्च चाहता है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। आयरन कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो सेंट कार्टा में लगभग मर चुकी थी, जिस पर कार्डिनल कहता है कि उस मठ में उसने एक चमत्कार किया था और चर्च को एक और चमत्कार की जरूरत है। अब जब आयरन टस्कॉन की यात्रा करती है तो सिस्टर डेब्रा बिना परमिशन के उसके साथ शामिल हो जाती है। आयरन उस पर गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि वो क्यों आई है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो चमत्कार में विश्वास करना चाहती है। लेकिन जब वो कुछ प्रीस्ट को ये कहते हुए सुनती है कि उन्होंने वाइन को जीसस के खून में बदल दिया है तो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। आयरन कहती है जब वे विश्वास करते हैं तो वाइन जीसस का खून बन जाती है और उनके धर्म में सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें केवल उनके विश्वास के कारण ही सच हुई हैं। इसी दौरान सोफी की क्लासमेट कोई बहाना बनाकर उसे एबेनेंट चैपल में ले आते हैं, जहां मैडम ने उन्हें जाने से मना किया था। एक बार अंदर आने पर वो उसे बताते हैं कि वो डिफाई द डेविल नामक एक गेम खेलेंगे। सोफी कहती है उसे यहाँ कोई डीमन नहीं दिख रहा है, जिस पर वो लड़की कहती है कि डीमन हमेशा यहीं रहता है लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही है। फिर वो उससे कहती है डीमन उसे देख रहा है, इसलिए वो जो भी करे चाहे कुछ भी सुने पीछे मत देखना।
अब जब सोफी का ध्यान सामने एक पेंटिंग पर जाता है, वो 3 लड़कियां उसे वहीं अकेला छोड़ देती हैं और कुछ देर बाद जब उसे इस बात का एहसास होता है तो वो बाहर निकलने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो लड़कियां उसे अंदर ही बंद कर देती है। सोफी उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और उसे सफेद कपड़ों से ढकी हुई एक स्टैचू दिखाई देती है। स्टैचू उसकी ओर बढ़ने लगता है और उसे नन की एक झलक दिखाई देती है और तभी मॉरिस दरवाजा खोल देता है। वो डरी हुई चैपल से बाहर आती है और मॉरिस उससे पूछता है कि क्या हुआ। फिर वो लड़कियों से पूछता है कि क्या उन्हें मजाक लगता है और वे सभी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती हैं। बाद में आयरन और डेबरा टस्कॉन पहुंचते हैं, जहां एक नन उनका स्वागत करती है और उन्हें बताती है कि यहाँ अभी भी सामूहिक आयोजन होता है, लेकिन कोई नहीं आता है। लोग सोचते हैं कि डेमन यहाँ आया था और वे कहते हैं कि उनका चर्च अब कर्स्ड है। आयरन को वहाँ डेमन की मौत का एहसास होता है और फिर चर्च का दरवाजा खुलता है और जैक्स उसके पास आता है। वो उसे एक जली हुई माला देता है और तभी डेबरा उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। फिर वे फादर नॉरेट के कमरे में जाते हैं और आयरन उनसे पूछती है क्या उस रात यहाँ कोई लड़का था। नन हाँ कहती है और उसने सब कुछ देखा, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो इस बारे में किसी से बात करे। आयरन उससे पूछती है कि क्या उस समय चर्च में कोई और था, जिस पर उसे बताती है कि यहाँ एक हेल्पर था जो दुर्घटना के अगले दिन ही चला गया था। वो रोमानिया से आया था और वहाँ के लोग उसे फ्रेंची कहते थे। जब वे दोनों चर्च से बाहर आते हैं तो डेबरा उसे फ्रेंची के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसका नाम मॉरिस है और वो सेंट कार्ता में उनका गाइड था। जब वो डेमन के वश में हो गई तो वो उसे बचाने के लिए वापस आया। उसे एहसास होता है कि इस तरह डेमन बच गया और वो मॉरिस के माध्यम से ये सब कर रहा है। इस दौरान केट मॉरिस को थैंक्स बोलती है सोफी को लड़कियों से बचाने के लिए। वो उससे पूछता है कि उस चैपल को बंद क्यों रखा गया है, जिस पर वो उसे बताती है कि मैडम के बेटे सेड्रिक की बॉम्बिंग्स के दौरान वहाँ मौत हो गई थी। वो फिर चली जाती है और सोफी जो खिड़की से मॉरिस को देख रही थी उसे एक पॉइंट पर खड़े होकर ऊपर देखते हुए देखती है। तभी केट उसे बुलाती है और जब वो उस तरफ जाती है तो देखती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। वो उसके पीछे पीछे ऊपर जाती है, जहाँ उसका सामने डेमोनिक नन से होता है, जो अचानक उस पर कोवे भेजती है और गायब हो जाती है। सोफी डर जाती है और नीचे जाने लगती है, जहाँ नन फिर से उसके सामने आती है, लेकिन तभी केट सभी स्टूडेंट्स के साथ वहाँ आती है और सोफी को दीवार पर नन की फिगर दिखाई देती है। बाद में आयरन और डेबरा एक होटल में जाते हैं जहां उनकी बुकिंग थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि उनका नाम रजिस्टर में नहीं है। डेबरा मैनेजर से बात करने के लिए रुकती है और आयरन बाहर आती है, जहां कुछ बच्चे दौड़ते हैं, लेकिन एक लड़का अपने जूते की लेसेस बांधने के लिए रुकता है। आयरन को पता चलता है कि वो जैक्स है, इसलिए वो उसके पास जाती है और उसे बताती है कि वो आयरन है और चर्च ने उसे मदद के लिए भेजा है। वो उससे पूछती है कि क्या उस रात उसके पास माला थी, जिस पर वो कहता है कि वो फादर नॉरेट का था और उसने इसे इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। तभी बच्चे वापस आते हैं और जैक्स उनके साथ निकल जाता है और जब आयरन उनके पीछे जाती है तो वे सभी गायब हो जाते हैं और ये देखकर वो चौंक जाती है। कुछ देर बाद जैक्स दोबारा नजर आता है और वो उसका पीछा करते हुए मैगजीन स्टोर के सामने पहुंच जाती है। इसके बाद उन मैगजीन्स के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं, जिससे उन पर नन की इमेज बन जाती है। ये देखकर आयरन डर जाती है और तभी उसके पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। वो पीछे मुड़ती है और फिगर की ओर बढ़ने लगती है और अचानक डेमोनिक नन उस पर हमला कर देती है, जिससे उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो एक आदमी को नन की आंखें निकालते हुए देखती है। फिर वो उसी नन को अपने सामने हाथ में एक बॉक्स लिए हुए देखती है और जैसे ही उसकी आंखें चमकती है हम देखते हैं कि आयरन वहाँ बेहोश पड़ी हुई है। इस दौरान मैडम लॉरेंट का सामना पजेस मॉरिस से होता है, जो चैपल के दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा होता है और जब उसके पास वो जाती है तो वो डर कर पीछे मुड़ जाता है और जब वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है तो वो कहता है कि वो नहीं जानता। अब उसके जाने के बाद वो अपने बेटे को उस दरवाजे के पीछे से उसे बुलाते हुए सुनती है और फिर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। मैडम ताला खोलकर अंदर चेक करने जाती है और वहाँ सेड्रिक को देखकर चौंक जाती है। तभी नन का हाथ उसके कंधे पर आता है और वो मैडम पर हमला करने लगता है, जिससे उसके ऊपर वो गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन जब आयरन को होश आता है तो डेबरा उससे पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। आयरन उससे बताती है कि उसने एक विजन देखा है और अब वो जानती है कि डेमन क्या चाहता है और वो उस चीज को खोजने के लिए मॉरिस का उपयोग कर रहा है और एक बार जब उसे वो चीज मिल जाएगी तो वो उसे मार डालेगा। डेबरा उसे बताती है कि जब वो बेहोश थी तो जैक्स उसके पास आया था और उसे एक माला दी। आयरन इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और कहती है कि उसने निशान कहीं देखा है। डेबरा कहती है कि उसने इसे डेमन के विक्टिम्स में से एक की तस्वीर में देखा था और उसे लगता है कि इसमें कोई कनेक्शन है।
इस दौरान केट को चैपल में मैडम का शव मिलता है। वो उसे देखकर चौंक जाती है। बाद में पुलिस मैडम का शव ले जाती है और केट मॉरिस से कहती है कि सोफी कहीं नहीं मिल रही है, जिस पर वो उसे चिंता ना करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे ढूंढ लेगा। अब कुछ समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे सोफी मिल जाती है और वो उससे बात करने के लिए उसके पास बैठ जाता है। सोफी कहती है मैडम कभी चैपल नहीं जाती थी और उसे लगता है कि इस स्कूल में कुछ गड़बड़ है। मॉरिस उससे पूछता है कि क्या उसने कुछ देखा या सुना है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, उसे बस ऐसा ही लगता है। आयरन और डेब्रा पलाई दी पेप की यात्रा करते हैं और वे लाइब्रेरियन को माला दिखाते हैं। वो उन्हें बताता है कि माला पर प्रतीक सेंट लूसी की पारिवारिक शिखा है। ये जानकर आयरन को विजन याद आता है और वो कहती है कि वो जानती है कि डेमन उन आंखों को चाहता है। फिर वो उन्हें बताता है कि जब लूसिया को काफिरों ने मार डाला तो उसका परिवार किस तरह बच गया। वे दुनिया में हर जगह फैल गए और अपनी पूरी ताकत से एक रहस्य, एक पवित्र अवशेष सेंट लूसिया की आंखें की रक्षा करने लगे। डेब्रा उससे पूछती है कि वो डेमन उसकी आंखों का क्या करेगा, जिस पर वो कहता है कि वो नहीं जानता, लेकिन जिस शैतान के बारे में वे अब बात कर रहे हैं वो पहले एक एंजल था जिसे भगवान ने अस्वीकार कर दिया था और उसकी शक्तियां छीन ली थी। आयरन कहती है कि वो अपनी शक्तियां वापस चाहता है, जिस पर वो कहता है कि डेमन का कोई अंत नहीं है और इसलिए वो सेंट लूसिया के समय से उसके परिवार को मार रहा है। वो आयरन से कहता है कि इस बार उसे उस डेमन को वापस नरक भेजने के लिए उन आंखों का उपयोग करना होगा। आयरन कहती है कि उन्हें नहीं पता कि अवशेष कहाँ है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो जीन पॉल रिडन नामक एक भिक्षु के पास पहुंच गए थे और उन्होंने वेटिकन को एक पत्र लिखकर बताया था कि उन्होंने उन आंखों को अपने मठ में ही कहीं दफन कर दिया है, जो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। बाद में उस मठ को एक वाइन कंपनी को बेच दिया गया, लेकिन अब यह एक बोर्डिंग स्कूल है। अब स्कूल वापस जाते हुए आयरन डेब्रा को बताती है कि उसकी माँ बहुत धार्मिक थी और कहती थी भगवान ने उसे स्वयं उससे बात की है और उसे विजन की शक्ति दी है, लेकिन उसके पिता ने उस पर विश्वास नहीं किया और कहा कि वो पागल और अधर्मी थी। एक बार उनके पिता उन्हें डॉक्टर के पास ले गए और फिर एक दिन उस डॉक्टर के लोग उन्हें ले गए और उसके बाद वो उनसे कभी नहीं मिली। इस दौरान जब मॉरिस सोफी और केट के साथ होता है तो उसे कुछ होने लगता है और वो गिर जाता है और केट उसकी गर्दन पर उल्टे क्रॉस को देखती है। तभी नैन सोफी के पीछे आ जाती है और उसे देखकर वे सभी घबरा जाते हैं और मॉरिस उनके साथ भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान आयरन और डेब्रा भी वहां पहुंच जाती हैं और मॉरिस उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि वो वापस आ गया है। वो केट और सोफी से कहता है कि वो आयरन है और वो उनकी मदद करेगी, लेकिन आयरन उसे उनसे दूर जाने के लिए कहती है। फिर वो उसे बताती है कि डीमन उसके अंदर है, लेकिन मॉरिस इस पर विश्वास नहीं करता है। हालांकि फिर उसे डीमन अपने कब्जे में ले लेता है और वो वहां से जाने लगता है और जब आयरन उसके पीछे जाती है तो वो उस पर हमला कर देता है। डेब्रा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी दूर उठाकर फेंक देता है। अब आयरन उसे भगवान के नाम पर आदेश देती है कि इस आदमी को छोड़ दो, जिससे वो कमजोर हो जाता है और गिर जाता है और फिर डेब्रा उसे मारती है और बेहोश कर देती है। फिर वे उसे रस्सी से बांध देते हैं, जिसके बाद वे केट और सोफी के साथ उस चैपल में जाते हैं और आयरन उन्हें बताती है कि वो एक अवशेष की तलाश कर रही है जिसे एक भिक्षु ने यहाँ छिपाया था। सोफी उन्हें बताती है कि बकरी डीमन है और जब सूरज की रोशनी खिड़की पर पड़ती है तो बकरी की आंखें लाल हो जाती हैं। डेब्रा बाहर जाती है और दूसरी तरफ से मोज़ैक पर बकरी की आंखों को लाल करने के लिए टॉर्च का उपयोग करती है। लाल बत्ती उस ओर इशारा करती है जहाँ सेंट लूसी की आंखें दबी हुई हैं और वे इस स्थान को खोदना शुरू कर देते हैं। तभी सोफी को ध्यान आता है कि मोज़ैक से बकरी गायब हो गई है, लेकिन वो किसी को नहीं बताती है और इसी दौरान उनकी नजर सेंट लूसिया की आंखों पर भी पड़ती है। इसी बीच डेब्रा को एक बहुत डरी हुई लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि उसे लगता है कि वहाँ कोई है। डेब्रा अपनी टॉर्च ऊपर की ओर करती है जहाँ उसे एक डेमन बकरी दिखाई देती है जो लड़की की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुँच पाता डेब्रा उसे बचा लेती है और हॉस्टल में बंद कर देती है। डेमन दरवाजा पीटना शुरू कर देता है, जिसके बाद एक इनविजिबल फोर्स लड़कियों को उठाकर फेंकना शुरू कर देती है। उनकी चीखें सुनकर केट डॉम की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी मॉरिस वहां जाता है और उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वो आयरन पर झपट्टा मारता है, जिसके कारण उसके हाथ से अवशेष गिर जाता है और वो आयरन को मारने ही वाला होता है। तभी सोफी अवशेष लेकर भाग जाती है और मॉरिस आयरन को छोड़कर उसका पीछा करने लगता है। यहाँ डेब्रा उन सभी लड़कियों को बचाती है जो दूसरे कमरे में छिप जाती हैं। वे एक होल के माध्यम से मैडम के कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लड़की मैडम को वहां देखकर घबरा जाती है और बाकी सभी को बताती है कि मैडम अपने कमरे में खड़ी है। अचानक मैडम उसका सर पकड़कर अंदर खींचने लगती है और जब वे सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो लड़की देखती है कि मैडम के मुंह से कॉकरोच निकलते हैं।
इसी दौरान सोफी बेल टावर में छिपी होती है और मॉरिस उसे ढूंढता है। तभी अवशेष चमकने लगता है जिसके कारण मॉरिस उसे ढूंढ लेता है, लेकिन उस अवशेष के कारण वो उसके साथ कुछ नहीं कर पाता है और सोफी को भागने का मौका मिल जाता है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन बेल टावर की इमारत ढह जाती है और आयरन सोफी को बचाने के लिए दौड़ती है। फिर हम देखते हैं कि सोफी बच गई, लेकिन तभी एक लकड़ी का तख्ता टूटने लगता है, लेकिन रस्सी के कारण फंस जाता है। तभी अचानक मॉरिस भी वहां आ जाता है और जैसे ही वो सोफी को पकड़ता है, रस्सी भी खुल जाती है, जिससे मॉरिस नीचे गिर जाता है। आयरन सोफी की तलाश में इमारत के अंदर आती है और उसे वहां पाती है और वो उसे बताती है कि उसके पास वो आंखें हैं। मॉरिस फिर उठ जाता है, लेकिन आयरन उस पर अवशेष का इस्तेमाल करती है, जिससे उसकी आंखों और नाक से खून बहने लगता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ये रोक दे, वरना वो मर जाएगा, और फिर वो गिर जाता है। उन्हें लगता है कि वो मर चुका है और आयरन उसके साथ बिताए पलों को याद करके रोने लगती है, लेकिन वो अचानक उसके हाथ से अवशेष छीन लेता है, जो उसके हाथ में जलने लगता है। और जैसे ही डीमन को अपनी शक्तियां वापस मिल जाती हैं, उसकी आंखें चमकने लगती हैं। तभी नन के रूप में डीमन वहां प्रकट होता है और दूसरी ओर डिमोनिक बकरी प्रकट होती है और लड़कियों पर हमला करती है, लेकिन वे चैपल में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं और दरवाजा बंद करके उससे रोकने की कोशिश करते हैं। इस दौरान नन एक चेन से डेब्रा का गला घोट देती है और जब आयरन उसे बचाने जाती है तो सोफी भागने की कोशिश करती है, लेकिन नन सोफी के सामने प्रकट हो जाती है। इसके बाद नन आयरन को हवा में उठाती है और आग लगा देती है, लेकिन वो जलती नहीं है क्योंकि पता चलता है कि वो सेंट लूसी की वंशज है। फिर वो जमीन पर पड़ी वाइन पर गिर जाती है और ये देखकर डीमन गुस्सा हो जाता है। डेब्रा आयरन को एक तरफ ले आती है और उसे बताती है कि ये एक चमत्कार था। आयरन देखती है कि जमीन पर वाइन बिखरी हुई है और तभी उसे सोफी की चीखें सुनाई देती है। वो उसे बचाने के लिए दौड़ती है। डीमन सोफी को फंसाता है और फिर मॉरिस चाकू लेकर उसके पास आता है, लेकिन मॉरिस उसे मारने से खुद को रोक लेता है। ये देखकर आयरन डेब्रा को अपने साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है और वो वाइन को जीसस के खून में बदल देती है, जिससे वो अलग जल जाता है और नरक में लौट जाता है। अंतिम दृश्य में फ्रेंची को अपने बगीचे में लगाए गए टमाटरों की प्रशंसा करते हुए दिखाया गया है, जो कि सिस्टर आयरन द्वारा दी गई बीजों से उगे थे। वो केट और सोफी दोनों के साथ हाथ में हाथ डालकर फ्रेम से बाहर निकलता है। सिस्टर आयरन उन्हें संतुष्टि के भाव से देखती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की झलक दिखती है। ये सवाल उठता है कि क्या उसका काम वास्तव में समाप्त हो गया है। ये सुझाव देता है कि अभी भी रहस्य या खतरे हो सकते हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।